हेलो नमस्कार सभी को। तो देखो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में। तो आज का पूरा लेक्चर न्यूटन सेकंड लॉ और उसके एग्जाम्पल से रिलेटेड होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूटन से सेकंड लॉ। तो देखो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो न्यूटन ने ऑब्जर्वेशंस यानी डेली लाइफ में जो ऑब्जर्वेशंस है उन ऑब्जर्वेशंस को देख के किया। उन्होंने देखा कि अगर जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि ये जो बॉल है ये बॉल आ रही है और अगर ये बॉल चल रही है तो अगर इस बॉल के मोमेंटम का हमें मैग्नीट्यूड बदलना है, इस बॉल के मोमेंटम का हमें मैग्नीट्यूड बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने हाथों से इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, फोर्स रिक्वायर्ड है। सेम ऐसे ही देखो इन्होंने दूसरा एग्जांपल इन्होंने कहा कि देखो अगर हम क्या करें, इस रस्सी से बांध के एक स्टोन को घुमाएं तो हम घुमा रहे हैं तो मान लो अगर कांस्टेंट स्पीड से भी घुमा रहे हैं तो देखो स्पीड तो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड तो मोमेंटम का कांस्टेंट है, मगर डायरेक्शन इसकी लगातार चेंज हो रही है। तो अगर डायरेक्शन भी चेंज करनी है तो भी क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज करते हो तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा, मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज करते हो तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब भी मोमेंटम में चेंज आएगा, मोमेंटम को चेंज करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। तो इन्होंने फिर ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे कंक्लूजन निकाला और उन्होंने बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and take place in the direction in which the force act। यानी इन्होंने कहा कि जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या वन ही बन जाता है। तो डायरेक्टली ऐसे भी बोल दिया जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फोर्स है उस ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। तो अब इसको देखो थोड़ा इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ऐसे समझो कि मान लो ये एक आपके पास पार्टिकल है, क्या एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल का मैंने कहा मास कितना है m। यहां पे इसकी जो वेलोसिटी है वह वेलोसिटी मैंने कह दिया v1 है। ठीक है, मैंने कहा ये जो टाइम था ये टाइम था t इक्वल टू t1। मैंने देखा ये टाइम कितना था t इक्वल टू t1। अब मैंने थोड़े टाइम के बाद इसको ऑब्जर्व किया तो थोड़े टाइम के बाद मुझे दिखाई दिया कि ये पार्टिकल चलने लग गया अब वेलोसिटी v2 से। कितने से चलने लग गया, वेलोसिटी v2 से, और टाइम हो गया t इक्वल टू t2। ठीक है, तो मैंने कहा यहां पे कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज आया, मतलब इसके मोमेंटम में क्या आया, चेंज आया। मोमेंटम में क्या आया, चेंज आया। और टाइम के साथ अगर मोमेंटम बदला है तो न्यूटन के अकॉर्डिंग इस पे क्या लगा है, फोर्स लगा है। तो अब इस पे लगने वाला फोर्स हम लिखेंगे। तो देखो अब रेट ऑफ चेंज की जब भी हम बात करेंगे तो देखो मैंने कहा यहां पे कि टाइम t1 था और यहां टाइम t2 है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक इंटरवल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, टाइम के इंटरवल की। तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए टाइम के इंटरवल की बात करेंगे, टाइम के इंटरवल की बात करेंगे तो देखो जब भी इंटरवल की बात होगी वहां पर उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए एवरेज वैल्यू डिफाइंड होगी। कौन सी वैल्यू डिफाइंड होगी, एवरेज वैल्यू। तो मैं कहूंगा यहां पे कि टाइम का इंटरवल है तो मैं बोलूंगा यहां पे कि इस पार्टिकल पे लगने वाला अगर मैं एवरेज फोर्स लिखूं तो मैं बोलूंगा एवरेज फोर्स मेरा बन जाएगा कि इसके मोमेंटम में कितना चेंज आया टोटल। तो मैं बोलूंगा चेंज इन मोमेंटम। तो मैंने कहा कि चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम। तो मैं लिखूंगा t2 माइनस t1, कुछ ऐसे लिखूंगा। तो मैंने कहा यहां पे देखो कि एवरेज फोर्स है, या तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, टाइम का अगर इंटरवल है तो एवरेज फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम और उस मोमेंटम को चेंज होने में लगा टाइम।
चेंज इन मोमेंटम, और उस मोमेंटम को चेंज होने में लगा टाइम। तो इंटरवल की बात करेंगे तो हम बोल देंगे कि ये बन जाएगा आपके पास एवरेज फोर्स, और इसको वेलोसिटी में बदलना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एफ एवरेज इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या बना, डेल्टा पी। तो देखो फाइनल मोमेंटम बन जाएगा मास इंटू वेलोसिटी एम इंटू वी टू, क्या बनेगा एम इंटू वी टू, माइनस इनिशियल मोमेंटम बन जाएगा एम इंटू वी वन अपॉन टोटल टाइम। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि एफ एवरेज इज इक्वल टू, ये क्या बना है, एम इंटू वी टू माइनस V1 अपॉन डेल्टा टी। ये तो आगे देखो कन्वर्जन की बात हुई। बेसिक मेरा क्या बना, अगर मेरा टाइम का इंटरवल है तो मैं बोलूंगा कि किसी पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स है, इंटरवल की बात करूंगा तो एवरेज फोर्स की बात करूंगा, तो एवरेज फोर्स बनता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन वो टाइम इंटरवल। और कैसी क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द चेंज इन मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द चेंज इन मोमेंटम। तो मैं एक पॉइंट ये भी लिख सकता हूं यहां से कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स is along change in momentum, is along change in momentum। तो मैंने कहा यहां से कि मेरे पास एक तरीका बना अब कि मुझे जब भी इंटरवल के लिए फोर्स लिखना है तो एवरेज फोर्स लिखूंगा और बनेगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। और उसको वेलोसिटी में कन्वर्ट करना चाहूं तो वेलोसिटी में कन्वर्ट कर सकता हूं, और फोर्स की जो डायरेक्शन है वो रहेगी अलोंग द चेंज इन मोमेंटम रहेगी। इतनी बात सबको क्लियर हुई। अब देखो उसके बाद में हमने कहा, ये तो हमने एक इंटरवल की बात की, हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करें, हम किसकी बात करें, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करें तो हम क्या कहेंगे, एट एन इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की मैं बात करूंगा तो मैं क्या कहूंगा, मैथमेटिक्स क्या कहती है, अगर आपको पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जाना है तो आप इंटरवल को क्या कर दो, बहुत छोटा कर दो। तो आप बोलोगे किसी इंस्टेंट पे मुझे फोर्स लिखना है तो आप लिख दो डेल्टा टेंड्स टू 0 डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और जब हम डेल्टा को टेंड्स टू 0 कर देते हैं, इंटरवल बहुत छोटा कर देते हैं, तो डेल्टा आपका बन जाता है डी, यानी ए बन जाता है आपका डीपी अपॉन डी। तो किसी इंस्टेंट की बात करें तो बनता है डीपी अपॉन dt। किसी इंटरवल की बात करें तो एवरेज फोर्स आता है, वो बनता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो हमारे पास अब बेसिक ये बना कि फोर्स को जब भी लिखा जाएगा, फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को के इक्वल तो है, लेकिन जब भी इंटरवल के लिए लिखूंगा तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, इंस्टेंट के लिए लिखूंगा तो डीपी अपॉन dt लिखूंगा। अब यहां पे मेरे पास डायरेक्शन आ गई, वैल्यू आ गई लिखने के लिए। अब कुछ और पॉइंट्स की बात करें, देखो तो देखो यहां पे अगर मैं सिर्फ वैल्यू की बात करता हूं, यहां पे वेक्टर फॉर्म में नहीं जाता हूं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन dt। तो देखो डीपी अपॉन dt बना, तो जब भी हम कहते हैं कि डिफरेंशिएशन आता है, क्या आता है, डिफरेंशिएशन आता है, तो डिफरेंशिएशन बेसिकली किसको बताता है, स्लोप को बताता है। तो ऐसे बोल सकते हैं स्लोप किसकी, लेकिन स्लोप कौन से कर्व की, अगर हम मोमेंटम और टाइम का ग्राफ बनाए, क्या बनाए, मोमेंटम और टाइम का ग्राफ बनाए। जैसे ऐसे देखो, अगर ये है आपके पास टाइम, ये क्या है आपके पास मोमेंटम, और आपके पास ग्राफ बना हुआ है ऐसे, तो इस ग्राफ के किसी पॉइंट पे अगर मैं क्या करता हूं, ग्राफ के इस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचता हूं, क्या करता हूं, इस ग्राफ के इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो इस टेंजेंट की जो स्लोप है, ये मैंने कहा टेन थीटा, तो मैं क्या बोलूंगा कि एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू स्लोप
ऑफ मोमेंटम टाइम कर्व, यानी मोमेंटम टाइम कर्व के किसी पॉइंट पे जो स्लोप है वो मुझे क्या बताएगी, मोमेंटम टाइम कर्व के किसी पॉइंट पर जो स्लोप है वो मुझे क्या बताएगी, उस इंस्टेंट का फोर्स बताएगी, उस इंस्टेंट का क्या बताएगी, फोर्स बताएगी। इसके बाद देखो इसी से हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट और रिलेट करते हैं। हम कहते हैं यहां से देखो, अगर मैं ऐसे कहूं कि मैं डीपी को उधर ले एक साइड कर लेता हूं और डीटी को उधर ले जाता हूं, तो मैं कहूंगा डीपी इज इक्वल टू बना आपके पास एफ डी टी। डीपी क्या बना, एफ डी टी। इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं, इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं, तो मैंने कहा ये इंटीग्रेशन हो गया T1 से लेके T2 तक। तो मैंने कहा यहां से देखो डीपी का इंटीग्रेशन करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम बना, तो मैंने कहा ये बनेगा डेल्टा पी, और इधर आने पर आपके पास क्या बनेगा, ये एफ डी टी T1 से T2। और देखो इंटीग्रेशन क्या बताता है, इंटीग्रेशन बताता है अलजेब्रिकल सम ऑफ एरिया, यानी ऊपर वाला एरिया आपको पॉजिटिव लो और नीचे वाला एरिया नेगेटिव लो, तो उसको अगर आप सम करोगे तो वो इंटीग्रेशन के इक्वल ही आएगा। यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अलजेब्रिकल सम ऑफ एफ टी कर्व, यानी कि फोर्स और टाइम का अगर मेरे पास ग्राफ है तो उस ग्राफ के अलजेब्रिकल एरिया से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर सकता हूं। क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, चेंज इन मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकता हूं। अब इसी चेंज इन मोमेंटम से रिलेटेड देखो एक टर्म होता है, इसी चेंज इन मोमेंटम से रिलेटेड देखो एक टर्म होता है जिसका नाम होता है इंपल्स। क्या नाम होता है, इंपल्स। तो देखो जब भी वर्ड आता है ना इंपल्स, बच्चों जब भी क्या है वर्ड आए इंपल्स, तो इंपल्स का सिंपल सा मतलब है चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स का सिंपल सा मीनिंग होता है कि चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम जो है वही क्या है, इंपल्स है। चेंज इन मोमेंटम क्या है, इंपल्स है। तो देखो चेंज इन मोमेंटम इंपल्स है, तो इंपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आई से। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि इंपल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इंपल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मैंने कहा आई है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ऐसे लिखा जा सकता है। या हमने कहा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो इसका मतलब अगर इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है तो इंपल्स की जो डायरेक्शन है, इंपल्स की जो डायरेक्शन है वो किसके अलोंग होगी, चेंज इन मोमेंटम के अलोंग होगी। तो हम कहेंगे कि इंपल्स भी कैसी क्वांटिटी हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी किसके अलोंग आ जाएगी, अलोंग चेंज इन द मोमेंटम। तो क्या बोलेंगे, आई है, ये क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। आई क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज अलोंग, डायरेक्शन इज अलोंग डेल्टा पी और चेंज इन मोमेंटम। दूसरा अगर यूनिट की बात करें तो देखो यूनिट है, इंपल्स का यूनिट क्या बन जाएगा, देखो मोमेंटम में चेंज ही एक तरीके से, मोमेंटम में जो चेंज है वही तो इंपल्स है। इसका मतलब मोमेंटम में चेंज ही इंपल्स है, तो इसलिए अपन बोल देते हैं मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। तो इंपल्स का यूनिट भी क्या बन जाता है, केजी मीटर पर सेकेंड। क्या बनता है, केजी मीटर पर सेकेंड। और जो डायमेंशन है, जो डायमेंशन है, तो अगर हम डायमेंशन की बात करें तो देखो ये भी क्या बन जाएगी, केजी, M1 L1 और T-1, ये क्या बन जाती है, इसकी डायमेंशन बन जाती है। तो ये तो अपने पॉइंट्स की बात की। अब देखो
मैथमेटिकली क्या क्या काम आएगा? मैथमेटिकली काम आएगा इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो मैंने कहा आई को लिख सकता हूं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, आई इज इक्वल टू डेल्टा पी है, या मैंने कहा आई को मैं लिख सकता हूं क्या यहां से मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। और अभी मैंने क्या कहा था कि देखो चेंज इन मोमेंटम है, वही तो इंपल्स है ना, तो चेंज इन मोमेंटम ही इंपल्स है। इसका मतलब आई इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। यानी कि अगर फोर्स है मेरा वेरिएबल, फोर्स क्या है, वेरिएबल है, और मुझे इंपल्स कैलकुलेट करना है, डेल्टा पी कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंपल्स आ जाएगा। और अभी हमने कहा था ये क्या है, एरिया ऑफ एफ टी कर्व, बेसिकली क्या है, एरिया ऑफ एफ टी कर्व है, तो उससे भी मेरे पास इंपल्स आ जाएगा। एरिया ऑफ क्या कहा हमने भी, एरिया ऑफ फोर्स टाइम कर्व। इसी में मैंने कहा अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है, इफ अगर मैं कहूं इफ फोर्स इज कांस्टेंट, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, इफ एफ इज कांस्टेंट, तो देखो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो आपका एफ इंटीग्रेशन से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, और बाहर आ जाता है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी का इंटीग्रेशन T2 माइनस T1 करेंगे तो डेल्टा टी आ गया। यानी फोर्स कांस्टेंट होने पर इंपल्स को आप डायरेक्टली ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो कि इंपल्स कैलकुलेट करने के लिए आप फोर्स जितने टाइम तक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हुआ, जैसे एग्जांपल की बात करो, मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया किसी पार्टिकल पर 10 सेकंड के लिए, 5 न्यूटन मेरा कांस्टेंट फोर्स है, 5 न्यूटन मेरा क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, ये मैंने 10 सेकंड के लिए लगाया, तो इसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ होगा, इसका जो इंपल्स है वो कितना आया होगा इसके पास, ठीक है। तो मैं बोलूंगा फोर्स मेरा 5 न्यूटन कांस्टेंट 10 सेकंड तक, तो 5 इंटू 10 यानी इंपल्स कितना आया है, मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, 50 का चेंज हुआ। कितने का चेंज हुआ, 50 का। अब यहां से एक यूनिट और चलता है, देखो इंपल्स का क्या, फोर्स क्या आपका न्यूटन और टाइम क्या है, सेकेंड, तो एक यूनिट आपका है ना और चलता है, यानी कि एक तो आपका जो यूनिट है ये केजी मीटर पर सेकंड चलता ही है, साथ में इसके साथ में एक यूनिट और चलता है, क्या, ये चलता है आपका क्या, न्यूटन सेकेंड। क्या चलता है, न्यूटन मल्टीप्लाई सेकेंड। तो आपके पास यहां पर इंपल्स है वो दो फॉर्मेट में रहता है, या तो केजी मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड, दोनों क्या है, सेम ही है, बट देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, हम ये दोनों ही यूनिट काम में ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास फाइनली कंक्लूजन देखे तो मैथमेटिकली वाइज देखा जाए एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इंटरवल के लिए, इंस्टेंट के लिए डीपी अपॉन क्या आ जाएगा, डीटी आ जाएगा। एफ की डायरेक्शन जो होगी वो चेंज इन मोमेंटम के अलोंग बन जाएगी। उसके बाद एफ टी ग्राफ का अगर मैं ऐसे कहूं एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डीटी है तो मोमेंटम टाइम ग्राफ की स्लो फोर्स देती है और उसको चेंज इन मोमेंटम में जाना होता है, तो डेल्टा पी बन जाता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी, और इसी चेंज इन मोमेंटम का नाम क्या है, इंपल्स है। तो इंपल्स इज सिंपल सा चेंज इन मोमेंटम, और इसको जैसे जरूरत पड़े हम वैसे इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो देखो हमने कहा यहां पे एफ इज इक्वल टू अपने पास बना है डीपी अपॉन डीटी, ये बना है अपने पास बना है एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी। मैंने कहा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया मैंने, तो मैंने कहा एफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी, मोमेंटम को क्या लिख सकता हूं मैं, उसका मास इंटू वेलोसिटी, क्या लिख दो, मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो अगर एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल चल रहा है तो हम कहते हैं कि पार्टिकल का मास तो क्या रहता है,
कांस्टेंट रहता है। तो अगर मास कांस्टेंट है, when m is कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि ये m मेरा डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, और m मेरा डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूं F इज इक्वल टू m इंटू dv बाई dt। और काइनेमेटिक्स में आपने क्या सीखा है कि F dv बाई dt है, वो क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। यानी कि F इज इक्वल टू ma, ये मेरे पास एक इक्वेशन बनी। क्या बनी, F इज इक्वल टू ma, मेरे पास एक इक्वेशन बनी कि ये इक्वेशन मुझे क्या बताती है, ये इक्वेशन ये बताती है कि आप फोर्स लगाओगे, क्या लगाओगे, पार्टिकल पे फोर्स लगाओगे तो उसके पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। यानी कि फोर्स एक कॉज है, आपने फोर्स लगाया और उसका इफेक्ट क्या आया, उसका इफेक्ट यह आया, उस पार्टिकल, वो पार्टिकल क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ। तो ये इक्वेशन F इज इक्वल टू ma, ये कॉज और इफेक्ट इन दोनों में एक रिलेशन स्टेब्लिश करती है कि किसी ऑब्जेक्ट पे आप कितना फोर्स लगाओगे तो वो कितना एक्सेलरेशन से चलेगा, या उसके पास कितना एक्सेलरेशन है आएगा, कितना एक्सेलरेशन उसके पास आएगा। तो हम क्या कहेंगे सीधा सा कि जब पार्टिकल का मास कांस्टेंट होता है, जो अपना F इज इक्वल टू dp बाई dt है, वो बन जाता है F इक्वल टू ma। और यहां A क्या है, A है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, या ऐसे कहें कि उस फोर्स का इफेक्ट है। A क्या है, ये एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन बोल दो, या ऐसे बोल दो कि यहां पर ये क्या है, इफेक्ट है। क्या है, इफेक्ट है। F क्या है, कॉज, F क्या है, कॉज, और A क्या है, उसका इफेक्ट। जैसे देखो मैंने कहा यहां पे A को मैं लिखता हूं, मैंने कहा A इज इक्वल टू F अपॉन m, ऐसे लिखूं मैं। तो मैंने कहा देखो कि मैं मास है, ठीक है, अगर कम रखूंगा, मैंने कहा 10 न्यूटन मैंने फोर्स लगाया, जैसे ऐसे समझो इसको एग्जांपल से कि मैं साइकिल पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तो साइकिल चलेगी, साइकिल का मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, ज्यादा आएगा। गाड़ी पे लगाता हूं तो गाड़ी का मास क्या है, ज्यादा है, तो सेम फोर्स मैंने गाड़ी पे लगाया तो उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, कम आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपको इसके कॉज और इसके इफेक्ट के बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश करके बताती है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स आया तो उस फोर्स की वजह से क्या आएगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा। अब इसके बाद में देखो इसी से रिलेटेड हम कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट तो एनसीईआरटी ने देखो क्या दिया है यहां पे कि इन सेकंड लॉ, जो अपना सेकंड लॉ है उसके बारे में बोल रहे हैं कि इन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू 0, यानी अगर आप क्या रख दो, F इज इक्वल टू 0 रख दो, क्या रख दो, F इक्वल टू 0 रख दो, तो F इक्वल टू 0 इंप्लाइज एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। यानी कि इन्होंने कहा है कि अगर किसी पार्टिकल के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया, फोर्स अप्लाई नहीं किया तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। The second law is obviously consistent with फर्स्ट लॉ। तो मतलब देखो क्या है कि फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलता रहेगा, यानी उसका एक्सेलरेशन 0 ही रहेगा जब तक कि आप उस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। तो देखो F इज इक्वल टू ma अपनी जो इक्वेशन है, F इज इक्वल टू जो ma अपनी इक्वेशन है, जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं इसको, देखो मैंने कहा अपनी जो इक्वेशन है F इक्वल टू ma, तो मैंने कहा a मेरा क्या है, F अपॉन m। तो मैंने कहा इसमें अगर मैं कहता हूं कि मैं फोर्स अप्लाई ही नहीं करता हूं
तो फोर्स कितना हो गया 0, तो एक्सेलरेशन भी कितना आया 0, या एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब इस पे नेट फोर्स भी कितना है 0। और यही तो फर्स्ट लॉ था, उसका स्टेटमेंट था। इसका मतलब न्यूटन ने कहा कि ये जो आपका जो फर्स्ट लॉ है, बेसिकली जो फर्स्ट लॉ है वो फर्स्ट लॉ भी सेकंड लॉ का ही एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है या एक पर्टिकुलर कंडीशन बन जाती है जब हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं कि अगर F = ma के अंदर हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो उस पर इफेक्ट मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना आएगा 0 आएगा। इसके बाद देखो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यह है कि जो आपका सेकंड लॉ है, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज ए वेक्टर लॉ, यानी ये वेक्टर लॉ है, यानी वेक्टर के हिसाब से चलेगा, यानी कि इट इज इक्विवेलेंट टू 3 इक्वेशंस वन ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। जैसे देखो हमने कहा अगर मैं ऑब्जेक्ट पे एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो मेरे पास एक्सेलरेशन ऐसे कहे, अगर मैंने पार्टिकल पे एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाया है तो उसके पास एक्सेलरेशन किस में आएगा एक्स डायरेक्शन में आएगा। तो मैं लिखूंगा Fx = dpx/dt max, यानी फोर्स एक्स डायरेक्शन में लगेगा तो एक्सेलरेशन भी किस में आएगा एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन भी किस में आएगा वाई डायरेक्शन में, और जेड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन भी किस में आएगा जेड डायरेक्शन में आएगा। यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन के अलोंग आएगा, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन के अलोंग बनेगा। या यहां से देखो इसको भी हम कह सकते हैं कि अगर इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, अगर इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको यहां से ऐसे भी कह सकता हूं कि वेक्टर फॉर्म में ये बन जाता है A = F/m, A = क्या बन जाता है F/m, यानी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ A इज अलोंग फोर्स, यानी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो किसके अलोंग होती है फोर्स के अलोंग होती है, किसके अलोंग होती है फोर्स के अलोंग होती है। जैसे देखो इसका एक एग्जांपल है, मैंने कहा जैसे देखो मैंने कहा यहां पे देखो कि एक पार्टिकल को आपने क्या किया, एक पार्टिकल है इसको आपने ऐसे फेंका, क्या किया आपने ऐसे प्रोजेक्ट किया, अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, यानी आपने इसको वेलोसिटी इधर थी और ड्यू टू ग्रेविटी का फोर्स किधर लग रहा है नीचे, तो एक्सेलरेशन आपका किधर है नीचे की ओर है जी। तो मैं क्या कहूंगा इस वेलोसिटी को अगर मैं 2 पार्ट में ब्रेक करूं तो ये मेरा क्या हुआ इधर वाला एक्स कंपोनेंट और मेरा ये इधर वाला जो है ये बन जाएगा मेरा इधर वाई कंपोनेंट। क्या बन जाएगा वाई कंपोनेंट। तो बताओ एक्सेलरेशन किधर है वाई डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, तो मेरा वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट चेंज होगा, एक्स कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो उसी ऐसे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी में चेंज भी उसी डायरेक्शन में आएगा। ये कंपोनेंट मेरा क्या रहेगा हर जगह सेम रहेगा, और इस डायरेक्शन में फोर्स की वजह से ये कंपोनेंट मेरा क्या होगा चेंज होगा। तो हम क्या कहेंगे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आता है और उसी डायरेक्शन के मोमेंटम में क्या आता है चेंज आता है। इसी बात को देखो यहां पे लिखा हुआ है, क्या बोला गया है देखो यहां पे कि दिस मीन्स दैट इफ फोर्स इज नॉट पैरेलल टू द वेलोसिटी, यानी फोर्स अगर वेलोसिटी के पैरेलल नहीं है ऑफ द बॉडी but makes some angle with it change only the component of velocity along the direction of force, यानी फोर्स के along, यानी हमने कहा था ग्रेविटी का जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है नीचे, तो वेलोसिटी का केवल वही कंपोनेंट बदलेगा जो फोर्स के along है। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नॉर्मली या परपेंडिकुलर टू द फोर्स रिमेन्स unchanged. For example, in the
मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अंडर द वर्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन से अनचेंज। बात इतनी समझ में आई होगी। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो क्या है इसका नेक्स्ट पॉइंट, देखो क्या कहता है कि देखो सेकंड लॉ है जो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय इक्वेशन जो हमने लिखा था F इक्वल टू एम ए या A इक्वल टू F अपॉन एम इज एप्लीकेबल टू सिंगल पार्टिकल, इज एप्लीकेबल टू सिंगल पार्टिकल। यानी कि देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है कि यहां पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ पार्टिकल्स की। ये मेरा एक पार्टिकल है, अगर मैंने इस पे क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, इसका मास कितना है m, तो यहां से इसका जो एक्सेलरेशन बनेगा, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन बनेगा a इज इक्वल टू F अपॉन एम, a इज इक्वल टू F अपॉन एम। ये सारा का सारा किसके लिए वैलिड है, पार्टिकल के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड नहीं है। तो पूरे के पूरे एनएलएम में, पूरे के पूरे एनएलएम में हम केवल किसके बारे में बात करने वाले हैं, पार्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट पे लगाने पर ये किस तरीके से चेंज होता है या किस तरीके से इसको यूज में लेते हैं वो आगे हम बात करते हैं। जब सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर आप पढ़ोगे तो उसमें जाके बात करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो फिर वहां पर इसमें क्या चेंज आएगा, किस तरीके से अप्लाई करना है। तो यहां के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि F इज इक्वल टू एम ए, हम यहां पर सारे के सारे अपने जो ऑब्जेक्ट है इस चैप्टर में वो क्या है, अपने लिए पार्टिकल्स है। तो हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उस पॉइंट मास का, उसका पार्टिकल का एक्सेलरेशन आता है F अपॉन ए। यही बात देखो यहां पे सारी की सारी लिखी हुई है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये बताता है कि देखो मैंने कहा कि देखो ये मेरा मार्कर है या पेन है, इसको मैंने पकड़ रखा है। अब देखो मैंने पकड़ रखा है तो अभी तो क्या ग्रेविटी भी फोर्स लगा रही है, मैं भी फोर्स लगा रहा हूं। अगर मैं इसको छोड़ दे, अभी इसका कुछ न, अभी अगर मैं कहूं कि इसका एक्सेलरेशन कितना है तो आप लोग कहोगे अभी इसका एक्सेलरेशन ये रुका हुआ है, रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा टाइम के साथ, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0। अब मैं कहूंगा कि जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, ड्रॉप करूंगा, तो छोड़ने के तुरंत बाद जब ये चल रहा है तब एक्सेलरेशन कितना है, तो उस टाइम एक्सेलरेशन उस टाइम लगने वाले फोर्स से डिसाइड होगा। पहले क्या लग रहा था इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में क्या लगेगा इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक्सेलरेशन जिस टाइम चाहिए उस टाइम उस ऑब्जेक्ट पे, उस पार्टिकल पे, उस टाइम उस पार्टिकल पे क्या फोर्स लग रहा है वो डिसाइड करेगा उस टाइम उसका एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो जिस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन की बात करते हैं उसी इंस्टेंट पे लगने वाले फोर्स को हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। वही फोर्स उसके एक्सेलरेशन को क्या करता है, डिसाइड करता है। जैसे इसने अपने हाथ में बॉल पकड़ रखी है, अब ये जैसे ही फेंकती है, फेंकने के बाद यहां इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो यहां अंडर ग्रेविटी है तो हम बोलेंगे इस टाइम इसका एक्सेलरेशन कितना है, जी है। तो जिस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन की बात करेंगे वो एक्सेलरेशन उस इंस्टेंट के फोर्स से डिसाइड होगा। उसके पहले क्या हुआ था, उसकी हिस्ट्री में क्या था, पहले क्या क्या हो चुका है उसके साथ, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी बात को यहां पर इस पॉइंट में बताया गया है। अब इसके बाद देखो अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखो बोला गया है ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ईस्ट विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। यानी एक पार्टिकल है जो ईस्ट की ओर चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। आफ्टर 5 सेकेंड इट टर्न्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड मूव्स विथ सेम स्पीड। यानी कि इसने बोला 5 सेकंड के बाद ये नॉर्थ की ओर मूव करता है और सेम स्पीड से चलता है। देन फाइंड आउट द फोर्स इन दिस इंटरवल ऑन द पार्टिकल
इफ मास ऑफ पार्टिकल इज 2 kg। यानी देखो इंटरवल में इन्होंने फोर्स पूछा, मतलब एवरेज फोर्स पूछा है। तो हमने कहा यहां से देखो सबसे पहले क्या कर लेते हैं अपन, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे। तो हमने कहा यहां से ये नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। वेक्टर के लिए अपन यहां लगा देते हैं आई कैप और यहां पे लगा देते हैं जे कैप, ये दे रखा है। अब देखो क्या बोला है कि इनिशियल में चल रहा है ईस्ट के लॉन्ग। तो मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी है एक तो अपने पास में ये है 10, ईस्ट के लिए साथ में क्या लगा देता हूं, आई कैप मीटर पर सेकेंड। बाद में नॉर्थ की ओर टुवर्ड नॉर्थ की ओर मूव कर गया तो फाइनल वेलोसिटी है, वैल्यू तो सेम ही है, नॉर्थ की ओर चला गया है तो 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम में, इसने बोला है 5 सेकंड के बाद। तो मैंने कहा यहां से अगर हमें फोर्स बताना है पार्टिकल पे तो मैं बोलूंगा फोर्स लिखने का तो हमारे पास तरीका है, F इज इक्वल टू इंटरवल के लिए लिखेंगे तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो मैंने कहा यहां से देखो वेलोसिटी के रूप में जाएंगे तो हमने कहा मास को कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम डेल्टा टी, ये बना अपने पास। चलो देखो तो हमने कहा एवरेज फोर्स बनेगा अपने पास, ये बनेगा मास कितना दिया है 2 kg, तो हमने कहा यहां से 2 रख देते हैं। फाइनल वेलोसिटी देखो 10 जे कैप, कितना है 10 है जे कैप माइनस इनिशियल 10 आई कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, टाइम का इंटरवल कितना है 5 सेकेंड। तो देखो हमने कहा 10 से बाहर निकाल लेते हैं इसको 10 को, तो आपके पास ये एवरेज फोर्स आया है 20 डिवाइडेड बाय 5 जे कैप माइनस आई कैप। आप देखो यहां से डिवाइड करोगे तो एवरेज फोर्स की जो वैल्यू बनी है ये बनी है 4 जे कैप माइनस आई कैप। अब मेरे पास ये वेक्टर फॉर्म में बना है। ऑप्शन मेरे पास ऐसे हो सकते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के रूप में, तो मैं बोलूंगा देखो मैग्नीट्यूड तो इसका यहां से इस वेक्टर का तुम्हें नजर आ रहा है, ये तो 4 है, इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो जे के साथ I1 आई के साथ -1, तो इसका स्क्वायर करके रूट करोगे तो 4√2 न्यूटन हो जाएगा, ये तो इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा। डायरेक्शन देखूंगा तो बताओ 4 जे कैप माइनस 4 आई कैप, 4 जे कैप ऊपर 4 आई कैप माइनस का इस तरफ, 4 जे कैप इधर 4 आई कैप माइनस का इस तरफ, तो रिजल्टेंट कहां बनेगा एग्जैक्ट बीच में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। यानी फोर्स की जो डायरेक्शन लिखेंगे तो मैं लिखूंगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोलूंगा एग्जैक्ट। या देखो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया हमने फोर्स का, डायरेक्शन होती है किसके लॉन्ग, फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन के लॉन्ग या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फोर्स के लॉन्ग। तो हमने काइनेमेटिक्स में एक तरीका सीखा था, याद है कि हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे तो हमने कहा था वी फाइनल माइनस वी इनिशियल के लॉन्ग होती है, चेंज इन वेलोसिटी के अलॉन्ग होती है। तो फाइनल को तो ऐसा का ऐसा रखो, तो फाइनल को तो ऐसा का ऐसा, फाइनल देखो जे वाला, फाइनल तो ऐसा का ऐसा रखो, इनिशियल इधर था इसको अपोजिट कर दो, दोनों सेम है तो डायरेक्शन इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में आ जाएगी। तो इस तरीके से भी डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट के अलोंग बन जाएगी। बाकी एवरेज वैल्यू है हम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रखा है, इसमें देखोगे तो इन्होंने बोला है देखो द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, एक पार्टिकल है जिस पर फोर्स लग रहा है ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ, इसको फोर्स टाइम ग्राफ में दिखा रखा है। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल 0 to 8 सेकेंड। तो देखो ग्राफ है हमारा किसके बीच में, फोर्स और टाइम के बीच में।
तो हमें पता है कि अगर फोर्स और टाइम के बीच में अपने पास ग्राफ है और अपने को चेंज इन मोमेंटम चाहिए, तो हमें याद आ रहा है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया ऑफ एफ टी कर्व, एरिया ऑफ एफ टी कर्व। तो हमने कहा यहां से देखो, अगर हमारे पास फोर्स और टाइम का ग्राफ है तो मैं इसका अलजेब्रिकल एरिया कैलकुलेट कर लो। क्या कैलकुलेट कर लो? अलजेब्रिकल एरिया, क्योंकि अपना डेल्टा पी क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी T1 से लेके T2 तक, T1 से T2 तक यानी 0 से लेके 8 तक मैं एरिया कैलकुलेट कर लूं अलजेब्रिकल, मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। चलो देखो एरिया कैलकुलेट करें। तुमने कहा यहां देखो ये ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना बन जाएगा? हाफ बेस। बेस कितना है इसका? तुमने कहा 1/2, बेस हो गया कितना है? 2। और हाइट देखोगे तो हाइट देखो यहां से कितना है? 6। तो ये आपके पास ऊपर वाला एरिया है वो कितना बना है? 6 बना है। इसी तरीके से ये वाला जो एरिया नीचे वाला, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये एरिया आपके पास देखो 2 से 4, लेंथ होगी इसकी 2 और विड्थ कितना दे रखी है? 3। तो ये कितना हो गया आपका? 6 हो गया। उसके बाद में देखो यहां से हम इसकी बात करते हैं, ये वाला कैलकुलेट करें तो देखो विड्थ कितनी है? ये वाली हाइट कितनी है? 3 है। और ये वाली लेंथ 4 से 8, 4 से 8 मतलब 4 हुआ, यानी ये कितना हो गया? 12 हो गया। अब देखो हमने कहा डेल्टा पी कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा पी कैलकुलेट करना ऊपर वाला प्लस के साथ, तो 6 आपने प्लस के साथ रखा, नीचे वाला माइनस के साथ, तो ये 6 आपने माइनस के साथ रखा, फिर ये वाला प्लस के साथ, तो आपने कहा प्लस का 12, तो 0 से 8 तक पहुंच गए। तो ये आपके पास डेल्टा पी क्या आया? 12 न्यूटन सेकेंड। तो हमने कहा अपने पास कौन सा आंसर हो गया इसका? सेकेंड, सी वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो मैंने कहा अगर अपने पास एफ टी ग्राफ है, क्या है अपने पास? एफ टी ग्राफ है, तो एफ टी ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, अलजेब्रिकल एरिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। इसी तरीके से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोला है, इसमें बोला गया है कि ए पार्टिकल हैविंग मास 2 kg इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि पार्टिकल है मास 2 kg है, इज मूव्ड इज फ्रॉम रेस्ट, यानी रेस्ट से चलता है। द वेरिएशन ऑफ द फोर्स विथ टाइम इज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम, यानी कि देखो फोर्स का टाइम के साथ वेरिएशन दिखा रखा है। फाइंड आउट द वेलोसिटी एट t = 6। तो देखो इनिशियल में, इनिशियल मतलब t = 0, t = 0 पर इन्होंने बोला है वेलोसिटी कितना है? 0, क्योंकि किस में दे रखा है इन्होंने? रेस्ट में दे रखा है। किस में दे रखा है? रेस्ट में दे रखा है। और t = 6 पर इन्होंने वेलोसिटी पूछी है। तो हमने कहा ठीक है, ग्राफ एफ टी ग्राफ है, एफ टी ग्राफ का एरिया आपको क्या बताता है? चेंज इन मोमेंटम। तो हमने कहा यहां से डेल्टा पी इज इक्वल टू हम लिख देंगे m इंटू वी फाइनल माइनस m इंटू वी इनिशियल, ये बनेगा। तो मैंने कहा देखो मास कितना है? 2 kg, तो 2 इंटू फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल में रेस्ट में था तो 0। अब देखो इसका एरिया लिखोगे तो इस ट्रायंगल का एरिया एक तो ऊपर ही है, तो हमने कहा एक तो इस ट्रायंगल का एरिया हो गया, ये ट्रायंगल का एरिया हुआ आपका हाफ बेस। बेस देखो कितना है? 2 और हाइट कितना है? 8। तो हमने कहा 2 इंटू 8 प्लस ये यहां पर रेक्टेंगल बना, इसका एरिया 2 से 6 जाएंगे तो कितना हो गया? 4 मल्टीप्लाई ऊपर वाली हाइट कितनी है? 8, दोनों ऊपर है तो प्लस में कर देंगे। तो हमने कहा ये हमारे पास बना एब ट्वाइस ऑफ v इज इक्वल टू, देखो 2 से 2 तो हो गया, ये कैंसिल आउट। इसको सोल्व करोगे तो यहां से 8 प्लस 32, तो ये बना कितना? 40। तो 2v इज इक्वल टू कितना बना है? 40 बना है। तो v इज इक्वल टू कितना बन गया तुम्हारे पास? 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमने कहा कि t इज इक्वल टू 6 पे, t इक्वल टू 6 पे जो वेलोसिटी आई है या स्पीड आई है वो कितना आई है? 20 मीटर पर सेकेंड आई है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जाता है किसी इंस्टेंट पे इंपल्स के बारे में। जैसे देखो क्वेश्चन पढ़ोगे इसका, तो देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? इसमें क्वेश्चन में आपको देखो बोला गया है
इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि इन द गिवन फिगर, इस गिवन फिगर में द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल of mass 0.1 kg is shown. The impulse at t equal to 2 सेकेंड। क्या इस ग्राफ में देखो, ग्राफ किसका है, x का, पोजीशन का और किसका, टाइम का। ये ग्राफ दिया है, इन्होंने बोला है t इक्वल टू 2 पे, t इक्वल टू 2 पे इंपल्स बताना है। तो जब आपको ग्राफ दे रखा हो, किसी इंस्टेंट पे इंपल्स पूछे, तो देखो इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो हम क्या कहेंगे इंपल्स के लिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंपल्स आ जाएगा। या ऐसे के इंपल्स क्या, चेंज इन मोमेंटम है या नहीं है। हमारे पास एक्सटी ग्राफ से क्या मिलेगी, स्लोप मिलेगी। एक्सटी ग्राफ से क्या मिलेगी, स्लोप मिलेगी। तो उस इंस्टेंट के जस्ट बाद वाला मोमेंटम है और जस्ट पहले वाला मोमेंटम है, उसको कैलकुलेट कर लेंगे और बाद वाले में से पहले वाले को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा आपको, उस इंस्टेंट पे इंपल्स मिल जाएगा। तो यहां से आप इंपल्स कैलकुलेट करोगे यहां पे। तो आपने कहा कि इसके जस्ट पहले देखो ये ग्राफ है, तो यहां से आपको मिलेगी इनिशियल वेलोसिटी। इसके जस्ट बाद में ये ग्राफ है, यहां से आपको मिलेगी फाइनल वेलोसिटी। तो मैंने कहा यहां से अगर मैं इंपल्स लिखता हूं तो मैं लिखूंगा m इंटू वी फाइनल, m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये लिखा जाएगा। तो यहां से हमने कहा यहां पे देखो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो विथ साइन रख देंगे, विथ साइन रख देंगे तो वेक्टर में आ जाएगा। चलो देखो फाइनल वेलोसिटी, इस पॉइंट के जस्ट तुरंत बाद एक्सटी ग्राफ की स्लोप कितना हो गई, 0। वेलोसिटी कैसे मिलती है, एक्सटी ग्राफ की स्लोप से। हमने कहा v होता है अपना v इज इक्वल टू dx बाय dt, यानी कि एक्सटी ग्राफ की जो स्लोप है उस स्लोप से तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, वेलोसिटी। तो हमने कहा फाइनल वेलोसिटी है ये, तो इस लाइन की स्लोप ही कितना है, 0 है। कितना है, 0 है। तो फाइनल वेलोसिटी तो कितना हो गई है, 0। इस लाइन की स्लोप कैलकुलेट करूंगा तो जस्ट इस इंस्टेंट में मैं बोलूंगा यहां से यहां तक इस पूरी की पूरी लाइन की स्लोप सेम है, सेम है। तो मैं बोलूंगा एंगल 90 से कम है। तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये बनी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, 4 डिवाइडेड बाई बेस कितना है, 2। तो मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 2 है। अब देखो इंपल्स क्या बना, मास कितना अपने पास 0.1 इनटू फाइनल वेलोसिटी कितना बनी है यहां से 0। तो मैंने कहा 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ये 2। तो यहां से हमने 2 लिख दिया। तो यहां से इंपल्स आया है, ये माइनस का -2 करोगे तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 0.2 न्यूटन सेकेंड। तो ये बना है इस गिवन इंस्टेंट पे किसकी वैल्यू, इंपल्स की वैल्यू। तो माइनस ऑफ 0.2 न्यूटन सेकेंड लिख दो या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ अपना, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो किसी भी क्वेश्चन में जब किसी इंस्टेंट पे आपको इंपल्स बोले तो आप क्या करोगे, उस इंस्टेंट के जस्ट बाद के मोमेंटम में से उसके जस्ट पहले के मोमेंटम को क्या कर दोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा यहां पे, इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग एक्सटी ग्राफ फाइंड आउट इंपल्स ऑफ 2 kg बॉडी एट रिफ्लेक्शन पॉइंट। रिफ्लेक्शन पॉइंट मतलब जहां पर वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा। तो देखो स्लोप कांस्टेंट एक्सटी ग्राफ की, यानी यहां से यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहां सडनली चेंज हुई है तो यहां रिफ्लेक्शन हुआ है, फिर यहां सडनली चेंज हुई है, फिर यहां चेंज हुआ है। तो आपको पॉइंट ए बी इनमें से किसी एक पर क्या कर देना, वेलोसिटी कैलकुलेट, इंपल्स कैलकुलेट करके बताना है। हमने कहा मान लो ये पॉइंट पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट पकड़ लिया t इक्वल टू 2 वाला, तो इसके जस्ट पहले ये बन जाएगी इनिशियल वेलोसिटी और इसके जस्ट बाद ये क्या बन जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, ये बनेगा। और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आ गई तो हम कहेंगे इंपल्स इज इक्वल टू m इंटू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये बनेगा। चलो देखो इधर देखो, इनिशियल वेलोसिटी लिखोगे तो देखो ये ट्रायंगल काम आया, ये स्लोप इसकी हर जगह सेम है
तो यहां से आपके पास इनिशियल वेलोसिटी बनी है, स्लोप पॉजिटिव है, तो यहां से tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 6 डिवाइडेड बाय बेस, बेस कितना है 2 है, तो ये बन गया आपके पास 3। अब आपने कहा यहां से फाइनल वेलोसिटी इस वाले ट्रायंगल से लिखी जाएगी, लेकिन देखो इस लाइन की स्लोप क्या है नेगेटिव, तो हम कहते हैं या तो एंगल इधर से ले लो और स्लोप को माइनस में लिख दो, ठीक है। तो मैंने कहा अगर मैं V2 लिखता हूं तो V2 तुम्हारे पास बनेगा माइनस में, tan थीटा परपेंडिकुलर देखो वही कितना है 6 डिवाइडेड बाई बेस कितना है 2, लेकिन V2 की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास -3, V2 कितना बनेगा -3। अब हमने कहा वैल्यू पुट कर दो, यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो देखो m की वैल्यू, मास कितना है अपने पास 2 kg, तुमने कहा ये 2 kg मास है, तो I इज इक्वल टू 2 इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस का 3, फाइनल -3, इनिशियल कितना थी 3, तुमने कहा यहां से इसको सोल्व करोगे तो I की वैल्यू आ गई है 2 इंटू माइनस का 6, यानी इम्पल्स की वैल्यू बनी -12 न्यूटन सेकेंड। ये क्या बना है इम्पल्स, इन्होंने बोला ओनली मैग्नीट्यूड, तुमने कहा इम्पल्स का मैग्नीट्यूड बन जाएगा ये 12 न्यूटन सेकेंड। ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1। एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है m है और ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। उसके बाद बोला इसने क्या, it is given an impulse such that its velocity becomes v2, यानी इसने कहा इसकी वेलोसिटी अब कितना हो गई है v2 हो गई है। इंपल्स इज इक्वल टू, बताओ इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो हमने कहा यहां से आप क्या करो, आपको इंपल्स कैलकुलेट करना है, तो इंपल्स होता है हमारा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही इंपल्स है। चलो क्या बना m इंटू v2 माइनस m इंटू v1, तो ये बन गया आपके पास m इंटू v2 माइनस v1। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, ये डी वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है आपको, यहां पे इन्होंने बोला है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, इट हिट द ग्राउंड विथ ए सर्टेन मोमेंटम p। इन्होंने बोला है कि स्टोन को आपने कुछ हाइट h हाइट से ड्रॉप किया, तो मैंने कहा यहां से ड्रॉ कर देते हैं। ये स्टोन है, इसको ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, ये आया नीचे, कितना हाइट h हाइट नीचे आया। फिर बोला है इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट, then the momentum when it hit the ground will change by, यानी अगर आप हाइट को डबल कर दोगे, 100% बढ़ाने का मतलब हाइट को डबल करना हो गया, और हाइट को डबल कर दोगे तो मोमेंटम कितना परसेंट है वो चेंज हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को तो हम कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे मोमेंटम जो आएगा वो बनेगा उसका मास इंटू वेलोसिटी। तो देखो ये जब नीचे पहुंचेगा तो हमें पता है इसकी वेलोसिटी काइनेमेटिक्स से हम रिलीज किया, तो सीधा लिख सकते हैं v इज इक्वल टू √2gh। तो मैंने कहा इसका जो मोमेंटम है वो तो देखो आप सिंपली लिख सकते हो m इंटू v बना √2gh। अब इसने मोमेंटम को रिलेट करवाया हाइट से, तो वही देखो परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है, और परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है तो अब आप यहां से इसको इजीली ऐसे रिलेट कर लो। इक्वेशन क्या बनी आपके पास,
P प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट H या फिर H टू द पावर 1/2, ये इक्वेशन बनी है। अब देखो H को 100% बढ़ाया, मैंने कहा सिंपली से तरीका क्या होता है, पहले हाइट h है, मोमेंटम को या तो मान लो 100 या p मान लो, ठीक है, दो तरीके हैं, या तो p मान लो या 100 मान लो। हाइट को 100% बढ़ाने का मतलब हाइट h प्लस h कितना हो गई है, 2h। तो हाइट 2h हुई, तो बताओ यहां मल्टीपल में 2 आया तो मोमेंटम कितना टाइम्स हुआ, तो यहां 2 आया तो 2 पे पावर कितना लगेगी, 1/2। 2 पे पावर कितना लगेगी, 1/2, यानी ये √2 आएगा मल्टीप्लाई में, तो मोमेंटम कितना टाइम्स हो गया, या तो बोलोगे √2p या बोल दोगे 100√2, और √2 की वैल्यू 1.41, तो मोमेंटम हो गया आपका 141। अब बताओ 100 पे 141 हो जाना मतलब कितना परसेंट इंक्रीज होना, 41% इंक्रीज हो जाना। तो क्या कहा जाएगा यहां पे कि इसका जो मोमेंटम है वो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 41% इंक्रीज हो गया है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें इन्होंने बोला है एक क्रिकेटर कैच ए बॉल, एक क्रिकेटर क्या करता है, बॉल को कैच करता है ऑफ मास 150 ग्राम। तो उन्होंने बोला है मास दे रखा है 150 ग्राम, तुमने कहा इसको केजी में चेंज करोगे, 1000 का डिवाइड लगाओगे तो ये आपके पास 150 डिवाइडेड बाय 1000 केजी, तो m आ गया है 0.15 केजी, ये इसका मास दे रखा है। फिर इन्होंने बोला है कि क्रिकेटर कैच ए बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इन 0.1 सेकेंड, यानी कैच करने में इसको कितना टाइम लगा, 0.1 सेकेंड का टाइम लगा है। मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, देन ही एक्सपीरियंस द फोर्स। देखो वैल्यू पूछिए, डायरेक्शन की तो बात कर नहीं रहा, हमने कहा यहां पे फोर्स की वैल्यू लिखेंगे। तो देखो बॉल पहले चल रही थी कितने से, बॉल पहले चल रही थी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड से, और फिर बाद में क्या हुआ, कैच कर लेगा तो बॉल उसके हाथ में आ जाएगी, तो बाद में बॉल किस में आ गई है, ये रेस्ट में आ गई है। तो हमने कहा F इज इक्वल टू होता है आपका डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, या फिर M इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन डेल्टा T। वैल्यू रख देते हैं, तो हमने कहा बॉल का मास 0.15, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गई 0, इनिशियल कितना थी 20, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा है 0.1 सेकेंड। अब देखो यहां से 0.1 लगा, पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर कितना जाएगा 10, तो ये 1.5 बन जाएगा, और 1.5 का एक जीरो और जाएगा तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। देखो दोबारा कैलकुलेशन गए, तुमने कहा यहां से देखो माइनस में अपना आंसर बना, यहां से F इक्वल टू, ये तो माइनस, ठीक है, हमने कहा पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो चला जाएगा, ये बन जाएगा 200, कितना बन जाएगा 200, इसके दो जीरो से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपके पास माइनस का 30 न्यूटन बचेगा। लेकिन ऑप्शन मैग्नीट्यूड के हिसाब से है, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना बना 30 न्यूटन, यानी हमने कहा यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स सच दैट इट्स लीनियर मोमेंटम इज P, ये इक्वेशन दे रखी है P की, इन्होंने बोला है वेयर A एंड K आर कांस्टेंट देन एंगल बिटवीन द फोर्स एंड मोमेंटम इज। अब देखो P और F के बीच में एंगल चाहिए, तो मैंने कहा P तो दे रखा है, F चाहिए, तो हम कहते हैं F कैसे आता है हमारे पास, F आता है F इज इक्वल टू dP अपॉन dt से, तो मैंने कहा dP अपॉन dt किया, चलो देखो ये बना A, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या बन जाता है माइनस का साइन, तो मैंने कहा ये माइनस का साइन KT और KT का साथ में KB आ जाएगा, तो मैंने कहा ये माइनस का K और साइन
क्या हो जाएगा के टी आई कैप। उसके बाद देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कोस, तो मैंने कहा यहां से कॉस के टी और के टी का क्या आ जाएगा तो के और कॉस के टी और साथ में क्या आ जाएगा जे केप आ जाएगा। अब किन्हीं दो वेक्टर के बीच में जब भी हमें एंगल कैलकुलेट करना है तो हमारा तरीका होता है cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी, ये तरीका होता है। चलो देखो डॉट प्रोडक्ट करेंगे सबसे पहले, तो हमने कहा इन दोनों को डॉट करूंगा तो आई वाले का आई के साथ, तो देखो ए और ए है इसको तो बाहर ले लिया, इस के को भी यहां से बाहर ले लिया, तो ए और ए तो मल्टीप्लाई हो गए ए स्क्वायर और ये के आ जाएगा। अब यहां पे देखो क्या बना कॉस के टी साइन के टी, वो प्लस का और ये माइनस का है, तो माइनस का साइन के टी और कॉस के टी, ये माइनस ये भी माइनस, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो वो है वहां पे साइन के टी और ये यहां पे है कॉस के टी। अपॉन में मैग्नीट्यूड लिखेंगे, पर देखो यहां पे मैग्नीट्यूड लिखने से पहले ही अपने को देखो क्या नजर आ रहा है, यहां पे अगर गौर से देखो तो ये जितना माइनस है उतना ये प्लस है, मतलब ये कैंसिल आउट हुआ और ये कितना आ गया जीरो। अब बताओ cos थीटा जीरो आ गया, cos थीटा जीरो आने का मतलब हो गया मेरे दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो मैं बोलूंगा दोनों के बीच में यह एंगल कितना है 90 डिग्री है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है यहां पे, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन, एक बुलेट है उसको गन से फायर किया, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय, अब ये फोर्स है ये टाइम का फंक्शन दे रखा है वेरिएबल दे रखा है, इसने बोला वेयर एफ इज इन न्यूटन एंड टी इन सेकेंड, द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स जीरो एज सुन एज इट लीव्स द बैरल, यानी जैसे ही बुलेट है वो बैरल से बाहर निकलती है, यानी बैरल है बैरल से बुलेट बाहर निकलती है तो जब तक उसके अंदर है तब तक फोर्स लग रहा है, जैसे बाहर निकलेगी उस पर फोर्स लगने वाला बंद हो जाएगा। व्हाट इज द एवरेज इंपल्स इंपार्टेड टू द बुलेट, इंपल्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, तो इसका मतलब ये बेसिकली सीधा सा यहां से क्या पूछा गया आपको आई डेल्टा पी पूछा है। अब बताओ फोर्स यहां पर क्या है वेरिएबल है, वेरिएबल फोर्स दे रखा है, तो हमने कहा हमें तो ये पता है कि जब आपके पास फोर्स टाइम का फंक्शन है तो चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स इसको लिख सकते हैं हम क्या, इसको हम यहां से लिख सकते हैं क्या इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। अब t इज इक्वल टू जीरो से वो टाइम बताना पड़ेगा जब तक फोर्स लगा है, तो हमने कहा जैसे ही बुलेट बाहर निकलती है तब फोर्स लगना बंद हो जाता है, तो हमें फोर्स लगना बंद हो जाता है मतलब फोर्स जीरो हो जाता है, तो फोर्स जीरो करके टाइम कैलकुलेट करें, तो हमने कहा f को क्या करें जीरो, चलो जीरो करोगे तो ये आपका 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर कितना है 5t, 10 टू द पावर 5t, इसको किसके बराबर कर दो जीरो के, तो ये आपके पास बना 2 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू टी इज इक्वल टू 600, तो t इक्वल टू अगर हम देखें तो ये आपके पास इसका डिवाइड करोगे तो 300, तो 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 बना, तो t बना देखो यहां से 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड, ये टाइम बना है। ठीक है चलो देखो अब कैलकुलेट करते हैं यहां से, ये वैल्यू t है इसको पुट कर देंगे इंटीग्रेशन के बाद में। चलो हमने कहा यहां से देखो f की वैल्यू रखो 600, ठीक है 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5t dt। चलो इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा देखो 600 का तो बन गया 600 है, इसका तो बन गया आपके पास 600t माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5,
t है, इसका बना टी स्क्वायर बाई 2। तो यहां से 2 से 2 तो हो गया है कैंसिल आउट। तो हमने कहा यहां पे देखो ये बना है 600t माइनस 10 टू द पावर 5 t का स्क्वायर। इसमें लिमिट रखनी है 0 से लेके t तक। चलो देखो लिमिट रखने की कोशिश करते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं इसको। ठीक है, चलो हमने कहा लिमिट रखें। तो देखो लिमिट रखोगे तो यहां से अपर लिमिट देखो ये, तो हमने कहा 600 इंटू टी की जगह कितना रखना है 3 इंटू 10 टू द पावर -3, ये बना माइनस, इसको हम यहां लिख लेते हैं नीचे 10 टू द पावर 5 इंटू टी का स्क्वायर। स्क्वायर करोगे टी का स्क्वायर तो ये बना तुम्हारे पास 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 बना। चलो कैलकुलेट की हमने, तो यहां से ये बनेगा आपके पास देखो 18 और 18 10 टू द पावर माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 है तो ये बना 1.8 माइनस, इसमें देखोगे तो देखो 10 टू द पावर -1 बचेगा तो 0.9 बनेगा। तो ये 1.8 माइनस 0.9 कितना बन जाएगा 0.9 न्यूटन सेकेंड। तो देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, और सिंपल सा इंटीग्रेशन है। तो 0.9 सेकेंड का मतलब हो गया 9 न्यूटन सेकेंड का मतलब हो गया आपका ये ऑप्शन है डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला है देखो, इसमें बोला गया है कि ए बैट्समैन हिट बैक ए बॉल स्ट्रेट in the direction of bowler without changing its initial speed of 12 मीटर पर सेकेंड। यानी एक बॉल आती है, उसको वापस उसी की तरफ क्या कर देता है, हिट कर देता है और सेम स्पीड से। तो इन्होंने बोला इफ द मास ऑफ बॉल इज 0.15 kg डिटरमाइन द इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल, एज्यूम लीनियर मोशन ऑफ द बॉल। तो देखो क्या कहा, मान लो यहां पे ये बैट है, ठीक है, ये बॉल पहले आ रही थी इधर 12 मीटर पर सेकेंड से और हिट होने के बाद वापस जा रही है इधर 12 मीटर पर सेकेंड से। किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। मैंने कहा मैं राइट साइड को पॉजिटिव मान लेता हूं और लेफ्ट साइड को क्या मान लेता हूं, नेगेटिव मान लेता हूं। ठीक है, तो मैंने कहा इंपल्स चाहिए मुझे, तो इंपल्स तो मेरा होता है चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स तो क्या होता है, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम P फाइनल माइनस P इनिशियल, ये है। तुमने कहा यहां से देखो मास कितना है 0.15, तुमने कहा यहां से देखो मास के रूप में जाएंगे तो V2 माइनस V1 विथ साइन पुट कर देंगे विथ डायरेक्शन, तो 0.15 इनटू बाद में देखो वेलोसिटी कितना होगी 12, प्लस के साथ रखेंगे, राइट साइड पॉजिटिव ली है, इनिशियल इधर है तो माइनस, और इसको रखेंगे माइनस के साथ क्योंकि ये वाले डायरेक्शन हमने क्या एज्यूम किया है, नेगेटिव एज्यूम किया है। क्या एज्यूम किया है, नेगेटिव, तो इसको -12 रखेंगे। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लोगे तो ये 0.15 इंटू 12 प्लस 12 ये हो जाएगा 24, और इसको सोल्व करने पे आपके पास बन जाएगा ये 3.6 न्यूटन सेकेंड। ये इंपल्स बना। डायरेक्शन ऑफ इंपल्स इज, देखो इंपल्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स के साथ प्लस आया ना, प्लस आया तो इसका मतलब प्लस वाली डायरेक्शन हमने कौन सी एज्यूम की थी, राइट साइड। कौन सी एज्यूम की थी, राइट साइड। राइट साइड मतलब बैट्समैन, ये क्या नाम है, बैट्समैन से बॉलर की तरफ। तो जो डायरेक्शन है इंपल्स की वो किधर हो जाएगी, बैट्समैन से बॉलर की तरफ। या हमने जो कैलकुलेट किया है प्लस आया तो राइट साइड, माइनस आता तो क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड डायरेक्शन हो जाती। इसी तरीके से देखो अगर हम बात करें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 5.2 है। इसमें बोला है ए बुलेट ऑफ मास 0.04 केजी, एक बुलेट है जिसका मास 0.04 केजी है, मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड, एंटर्स ए हेवी वुडन ब्लॉक एंड इट इज स्टॉप्ड आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। यानी कि इसने कहा है कि ये बुलेट है, ये आती है कितने से, 90 मीटर पर सेकेंड से, और एक वुडन ब्लॉक है उसमें धंस जाती है और फाइनली किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। किस में आ जाती है, रेस्ट में। और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, यहां से यहां तक, तो इन्होंने बोला है ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस दे रखी है, इस डिस्टेंस की वैल्यू इन्होंने दी है 60 सेंटीमीटर, मतलब 0.6 मीटर, ये डिस्टेंस दे रखी है। अब इन्होंने बोला व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट, यानी कि ब्लॉक ने बुलेट के ऊपर कितना फोर्स लगाया। तो एक चीज बताओ, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, कितनी डिस्टेंस के बाद जाके रुका है, तो क्या हम यहां से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने कहा अगर मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया तो मेरे पास फोर्स होता है किसी ऑब्जेक्ट पे उसका मास इंटू उसका एक्सेलरेशन, तो मैं एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेता हूं। तो देखो मैं ऐसे नहीं बोल सकता क्या बाद में जाके बुलेट रुक गई, तो एक तरीके से स्टॉपिंग डिस्टेंस बन गई। क्या बन गई, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस को हम लिखते थे S = u² / 2a। तो मैंने कहा यहां से मेरे पास रिटार्डेशन आ जाएगा, स्टॉप हो रहा है तो रिटार्ड हो रही है ये, तो u² / 2s। इसकी वैल्यू को मैं उठा के रख देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो मेरे पास आ गया F = m इंटू ए, कितना आ गया अपने पास, ये u² / 2 ऑफ s। अब वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। मास देखो कितना बोला गया है, मास दिया है 0.04 इंटू इनिशियल वेलोसिटी 90, तो 90 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एस। एस कितना है देखो, एस 0.6। ये सारी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना, ये बन जाएगा 6750। ये सॉरी, इसको सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, ये अपर 270 न्यूटन, 270 न्यूटन बन जाएगा। 270 न्यूटन आंसर इसका बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।